अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे जर्नल गैस इक्वेशन और हमने डिस्कस किया था जर्नल गैस इक्वेशन को बॉयल्स और चार्ल्स लॉ तक, और दो इक्वेशन फॉर्म की थी जो आपको बोर्ड पे दिख रही हैं। फर्स्ट वन इज फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम चार्ल्स लॉ। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ जर्नल गैस इक्वेशन स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ये है कि गैस लॉस को कंबाइन करने के बाद जो इक्वेशन मिलती है, हम इस स्टेज पर गैस लॉ को क्रिएट तो कर चुके हैं या अप्लाई तो कर चुके हैं, लेकिन हमने कंबाइन नहीं करा। तो बहुत ही सीधा सा तरीका है, आप गौर करें, इक्वेशन चार्ल्स लॉ की इक्वेशन में v मौजूद है और बॉयल्स लॉ की इक्वेशन में भी v मौजूद है। अगर आप चार्ल्स लॉ की इक्वेशन का v बॉयल्स लॉ में पुट कर दें तो फिर ये दोनों इक्वेशंस कंबाइन हो जाएंगी या दोनों लॉ क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो कंबाइन करने के लिए स्टूडेंट हम यही काम करेंगे, हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो गया P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 मल्टीप्लाई v। तो स्टूडेंट देखिए, v की जगह मैंने छोड़ दी इस v की वैल्यू, हम यहां से पुट करेंगे v इक्वल है v2 ओवर t2 मल्टीप्लाई बाय t1। तो ये आ जाएगा v2 ओवर t2 मल्टीप्लाई बाय t1। अब बहुत सारी एक अजीब सी कम्बिनेशन आ गई वेरिएबल्स की, तो आप एक काम करें, बड़ा सीधा सा तरीका, जो वेरिएबल्स 1 1 1 के साथ हैं उनको अलग करें और 2 2 वेरिएबल वाले वैल्यूज वाले वेरिएबल्स को क्या कर लें, आप सेपरेट कर लें। तो अगर गौर करें तो यहाँ पर ये पूरे 2 वेरिएबल्स हैं, इनको छोड़ दीजिए ऐसे ही। ये t1 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पर लेफ्ट पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और कुछ इस तरह की फाइनली आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म होगी। अगर आप गौर करें, ये इक्वेशन स्टूडेंट्स नई नहीं है, ऐसी इक्वेशन बार बार जोर देकर मैंने बॉयल्स और चार्ल्स लॉ में भी आपको एक्सप्लेन की थी और अभी अप्लाई भी की थी। जैसे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लॉ, V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। और एक बात मैंने बॉयल्स और चार्ल्स लॉ में भी समझाई थी, इस इक्वेशन की मीनिंग और PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट की मीनिंग सेम है। इसी तरह V ओवर T की मीनिंग और इस इक्वेशन की मीनिंग सेम है। ठीक, ये मैंने कई बार आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया, आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। बिल्कुल सेम इक्वेशन यहाँ पर है, तो आप इसको कैसे रीड कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये दरअसल रेशियो है किसकी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम विद टेम्परेचर। लेकिन अगर हम एक्यूरेट सिंबल के साथ पैरामीटर को कॉल करें, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम टू इनिशियल टेम्परेचर एग्जैक्टली इक्वल आ रही है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर वॉल्यूम टू फाइनल टेम्परेचर। मतलब जितनी रेशियो ये इनिशियल की है PV ओवर T, उतनी ही फाइनल की है। तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट इनिशियल फाइनल सेम था तो प्रोडक्ट क्या था, कांस्टेंट। रेशो इनिशियल फाइनल सेम थी तो मीनिंग क्या थी, रेशो कांस्टेंट। इसी तरह ये रेशो प्रोडक्ट की विद टेम्परेचर इनिशियल फाइनल सेम है, तो हम बोल सकते हैं द रेशो ऑफ PV ओवर T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बिल्कुल उसी सेंस में मैंने ये काम किया है जैसे बॉयल्स और चार्ल्स लॉ में मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ आया हूं स्टूडेंट्स। ठीक, यहां पर ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहलाता है, और मैं इसको शो कर रहा हूं RM से और इक्वेशन दे रहा हूं इसको 2। ठीक, अगर आप गौर करें स्टूडेंट, क्योंकि डेरिवेशन जब हम करते हैं, कोई फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, तो स्टूडेंट हम यही बात का ख्याल रखते हैं कि हमने बनाना क्या है, वो फॉर्म क्या है जो जनरेट करनी है, तो उसको दिमाग में रखते हुए चला करें। हमने जो फॉर्मूला जनरेट करना है वो है PV इक्वल टू NRT।
और अगर इधर रुककर आप गौर करें, पी वी ओवर टी, ये 3 वेरिएबल, 2 ये और 1 ये आपकी इक्वेशन में अब तक आ चुका है। ठीक, ये आर एम है, ये आर है, ये दोनों अलग हैं और एन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं आर एम को। आर एम क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? आर एम यहाँ कहलाता है वेयर आर एम इज नोन एज गेस कांस्टेंट। इसको हम गेस कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ गैस। गैस कौन सी फिल की गई है? आइदर द गैस इज ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, XYZ कौन सी गैस है उसकी नेचर पे। नेचर मतलब गैस की टाइप कौन सी है। नंबर 2 मास ऑफ गैस। गैस का मास कितना है? अगर गैस का मास चेंज होता है तो इस RM की वैल्यू भी उसके साथ साथ क्या होती है स्टूडेंट्स? चेंज हो जाती है। नंबर 3 यूनिट्स ऑफ PV एंड T। ये जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपको दिख रहे हैं ये किस यूनिट्स में लिए गए हैं? क्योंकि जो यूनिट होगी उसके हिसाब से फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यूनिट का मसला हम सबसे पहले हल कर देते हैं स्टूडेंट। हम इसका मसला SI सिस्टम से हल कर सकते हैं। मतलब SI सिस्टम की यूनिट लेंगे जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, प्रेशर पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, टेम्परेचर केल्विन। अगर हम ये रख लें तो SI सिस्टम में रहते हुए एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी इनकी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की स्टैंडर्ड। तो यूनिट का मसला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? खत्म हो जाएगा। अब मसला रहा मास का और नेचर ऑफ गैस का। तो ये दोनों इशू हम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल या एवोगाड्रो नंबर से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने कहीं सुना होगा नंबर ऑफ मोल्स भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पर रुककर यही सवाल करूँ कि व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स या व्हाट आर मोल्स या व्हाट इज मोल, मोल क्या है, तो इस स्टेज पर आके सेकेंड ईयर में भी स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। फिंगर टिप्स पे स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, 2-3 लाइन का ये कॉन्सेप्ट है, एक मास का, मोल का और एवोगाड्रो नंबर का। तो मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम आप डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे अपनी। तो स्टूडेंट मोल क्या है? जैसे क्या आपने, अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्या आपने एटम का वर्ड सुना? यकीनन सुना। मॉलिक्यूल का सुना? यकीनन सुना। क्या फॉर्मूला यूनिट सुनी? तो अब आप शायद सर्क हो जाएंगे कि नहीं सुनी। यकीनन सुनी होगी कुछ स्टूडेंट ने और पढ़ा भी होगा आपने। दरअसल क्या है, अगर मैं कहूँ बताइए ये क्या लिखा हुआ है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, तो ये कार्बन है। अगर मैं कहूँ कार्बन का बताइए एटम है, मॉलिक्यूल है या फॉर्मूला यूनिट है, तो ये जस्ट कार्बन एटम है, तो इसका एटॉमिक मास होगा और कितना होगा? 12। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे ये क्या लिखा है? वाटर मॉलिक्यूल है। अगर मैं पूछूं इसका क्या होगा? एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। तो एग्जैक्टली अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 18 + 2 16 + 2 18। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, NaCl। इसका फॉर्मूला मास होता है 58.5, ये होता है 35.5 और 23। अगर आप ऐड करेंगे तो ये 58.5 आएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स एक मैंने एग्जांपल ली एटम की विद एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल विद मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट
विद फॉर्मूला मास। अब अगर कोई ये किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है फॉर्मूला यूनिट कैसे है स्टूडेंट, तो प्लीज कंसर्न विद द केमिस्ट्री टीचर, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। मोल का एक जिक्र है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक, अब ये फॉर्मूला मास, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा। अगर मैं इन सबको ग्राम लिख दूं, ठीक, तो फिर क्या होगा, ये एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट का फॉर्मूला मास अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो इस ही क्वांटिटी को कहते हैं 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक, और इससे एक बात और पता लगी, ये स्पेसिफिक मास है फॉर स्पेसिफिक एटम, मॉलिक्यूल और स्पेसिफिक सब्सटेंस। मतलब अगर सब्सटेंस चेंज होगी तो उसका मास चेंज होगा। ठीक, तो उसका मोल का अमाउंट भी, 1 मोल का अमाउंट भी उस सब्सटेंस के रिस्पेक्ट से होगा। लेकिन स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर, एक खास सब्सटेंस का 1 मोल का मास खास होगा। मतलब जब भी पूछा जाएगा कि पानी का 1 मोल कितना होता है, ठीक, तो आप बोलेंगे 18 ग्राम। अगर आपसे डबल करवा दिया जाए तो ये 36 ग्राम हो जाएगा। अगर हाफ करवा दिया जाए तो ये 9 ग्राम हो जाएगा। और XYZ हम बहुत सारे फिर मोल्स कम या ज़्यादा मालूम कर सकते हैं। अब एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था एवोगाड्रो। उन्होंने कहा ये एवोगाड्रो नंबर दिए। उन्होंने कहा कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, फॉर्मूला यूनिट हो, उसके 1 मोल में हमेशा जो मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट या एटम की तादाद होती है वो 6.02 एटम्स या मॉलिक्यूल्स के इक्वल होती है। ठीक, फिर कनेक्ट करता हूं, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो ये 1 मोल होता है। और अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो के मुताबिक किसी भी चीज़ का जब 1 मोल होगा तो उसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल की तादाद क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी। अगर मैं मास को मोल में कन्वर्ट कर दूं, और स्पेसिफिकली फॉर 1 मोल, तो अगर मैं 1 मोल में कन्वर्ट करूं तो मास का मसला भी ख़त्म हो गया। और 1 मोल में हमेशा 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो नेचर ऑफ गैस का मसला भी क्या हो गया, ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे जब हम मास को एक्सप्रेस कर देंगे किसके अंदर, मोल्स के अंदर। तो हम आगे बढ़कर यही काम करेंगे। ठीक है, हम जर्नलाइज करने जा रहे हैं अब अपने गैस कांस्टेंट को। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं फॉर जर्नल गैस कांस्टेंट और मोलर गैस कांस्टेंट express the mass of gas in terms of number of moles। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करें, ठीक है, मास को, तो फिर गैस कांस्टेंट Rm नहीं रहता, क्या कहलाता है, जर्नल गैस कांस्टेंट या मोलर गैस कांस्टेंट। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, R से। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जब जर्नल गैस कांस्टेंट में कन्वर्ट होगी फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, तो फिर ये कुछ इस फॉर्म की स्टूडेंट्स नजर आएगी। नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए P और T ऐसे ही लिखूंगा, V को मैं अब Vm कर दूंगा और R हो जाएगा Rm हो जाएगा R। ये Vm क्या आ गया अब, क्योंकि ये R फॉर 1 मोल है, तो जो वॉल्यूम है वेयर Vm इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस।
अब स्पेसिफिकली ये शो कर रहा है किसको, 1 मोल को शो कर रहा है, तो हमने इसको किसके लिए कन्वर्ट कर दिया, 1 मोल के लिए। अब स्टूडेंट एक बात यहाँ पर रुक कर, अगर ये 1 मोल का वॉल्यूम है तो ये फिर इक्वेशन जस्ट रह जाएगी फॉर 1 मोल। अब ज़रूरी है क्या गैस के 1 मोल ही होंगे, नहीं, गैस के 1 मोल से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो हम इसको जर्नलाइज करेंगे फॉर n मोल्स ऑफ द गैस। तो मैं इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाता हूं, एंड n बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम V ऑफ द गैस। मतलब Vm वॉल्यूम है 1 मोल का, और अगर n मोल मौजूद हो तो n मोल का वॉल्यूम कितना है, V। इसको मैं एक एग्जांपल से, मतलब मैं रिलेशन बनाने चाह रहा हूं Vm, V और n का। मतलब ये टोटल वॉल्यूम है और टोटल मोल कितने हैं, n है, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, Vm है। मतलब आप ऐसे समझें कि अगर आपके पास कहीं पर एक बकेट में, ठीक है, 10 बॉल्स मौजूद हैं, n को आप 10 बॉल्स ले लें, और एक बॉल का जो वॉल्यूम है वो है 50 मीटर क्यूब। तो बताइए 10 बॉल का वॉल्यूम कितना होगा इन 10 का, ठीक है, जो सिंबॉलिकली V है। तो बड़ी आसान सी बात है, अगर 1 का वॉल्यूम इतना है तो 10 का कितना होगा, आप इन 10 के लिए इसको और 10 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये V कैसे आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 10। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर V होना चाहिए n इंटू Vm, ठीक है, गौर करें, ठीक है, यही काम किया है मैंने। 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 50 क्या है, Vm, और 10 क्या है, n। तो मल्टीप्लाई होके जो टोटल बनेगा वो क्या है, V है, ठीक। अब अगर मैं यहां से Vm को सेपरेट करूं तो Vm स्टूडेंट होगा V ओवर n। आप इसको पुट कर दीजिए अबव इक्वेशन में, तो आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा जर्नल गैस इक्वेशन का। implies that P ओवर T अपनी जगह पर, Vm स्टूडेंट इक्वल है V ओवर n के, और इज इक्वल्स टू R। तो फॉर्मूला बना PV इज इक्वल्स टू NT, डिवाइड हो रहा है लेफ्ट पर, राइट पर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई PV इज इक्वल्स टू NRT। तो स्टूडेंट ये नए तरीके से आपने एक इक्वेशन को, ठीक है, फॉर्म किया है या जनरेट किया है या ड्राइव किया है। इससे पहले आपने इसको इस तरीके से नहीं किया, मतलब मैट्रिक लेवल पर और फर्स्ट ईयर लेवल पर। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको इंशाल्लाह ये, ठीक है, और अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जर्नल गैस इक्वेशन समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे।